तो दोस्तों देखा जाए कुछ ही दिनों में आपका अपना पेंटिंग का पेपर है और पेंटिंग के पेपर को लेकर कई सारे सवाल बनते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर पेंटिंग के पेपर को लेकर तो जो कि हमारा पर 30 नंबर का पेपर आता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर 1.5 घंटे। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम है 2:30 बजे शुरू होगा, 4 बजे आपको ख़त्म हो जाएगा। और इस 30 नंबर के एग्ज़ाम में आपको कम से कम अपना जो है कि 9 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, बाकी आपका जो प्रैक्टिकल होता है 17 का होता है और आपका जो असाइनमेंट होता है जो कि आपका 6 नंबर का होता है, तो उनको मिलाकर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 30 में से ये 9 नंबर कैसे आए, और यहाँ मैं आपको जो है कि इस वीडियो में जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराने वाला हूँ। और साथ साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे ज़रूरी जो है वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी है, तो जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट है तो उसको लेकर भी कई सारी वीडियो है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और पेंटिंग को लेकर अलग से एक और वीडियो है जिसमें नोट्स वाइज मैंने कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपका पेंटिंग में पास होना पक्का। तो चलिए यहाँ पे अपना जो है कि क्वेश्चन पेपर है उसको समझ लेते हैं कि किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें आपको किस हिसाब से आंसर आपको करने हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा, बात करी जाए यहाँ पर हमारा पर जैसे कि शुरुआत में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। तो जिसमें यहाँ पर आपको जैसे कि कहा जाता है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय मिले कला और क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं। मतलब क्या है कि सवाल यहाँ पर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता की खुदाई में हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसके बारे में अपना बताना है। जैसे खुदाई में प्राप्त नगरों की रचना, मूर्तियों, खिलौनों, मोहरों, औजारों, बर्तन भांडों, सिक्कों, आभूषणों, लिखावट, पक्की ईंटों आदि की जांच पड़ताल के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। तो ये हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता बहुत ही गिनती की होती है। और भारत में हमारा पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो कि प्राचीन सभ्यताओं में आती है। तो कई सारी चीज़ें हमें मिली है, जैसे मातृदेव मूर्ति है वो भी हमारा पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें मिली है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि 2 नंबर का ही है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 लाइनें भी लिख दोगे, 5 लाइन भी लिख दोगे तो भी आपके लिए बहुत है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि मौर्य काल की कला का मूल्यांकन करें। तो मौर्य काल जिसके एक महान शासक रहे हैं हमारे पास सम्राट अशोक। तो अशोक है उस समय अपना कैसे क्या कला को बढ़ावा मिला वो लिख सकते हैं। जैसे मौर्य काल में हमारे पास सांची मास्तूप है वो भी बनना शुरू हुआ था। मौर्य काल में हमारा पास जो सिंह शीर्ष है वो भी हमारा पर जो बनना शुरू हुआ था। और मौर्य काल में यहाँ पे हमारा और भी कई सारी कलाकृति हमें देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए कि मौर्य वंश के में महाराजा अशोक एक महान और लोकप्रिय जो है कला प्रिय शासक हुए, जिसने अनेक स्थापत्य कला संबंधी कार्य किए। और राजा अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पत्थर के स्तंभ के ऊपरी सिरों पर बैल, हाथी, सिंह की मूर्तियाँ बनवाई थी। मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी स्त्री पुरुष देवी देवताओं की मूर्तियाँ खोज में मिली है। तो अशोक है जो कि बहुत ही कला प्रिय थे और कला प्रेमी थे, लोकप्रिय शासक थे। तो उन्होंने अपना जो है कि कला को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपना पेपर करेंगे, पेंटिंग का पेपर करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है पहले आप वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़ना कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आने हैं। अगर ये तरीका अगर अपनाएंगे तो पेंटिंग में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, नंबर का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है अपना आंसर तो कर देते हैं लेकिन नंबर डालना भूल जाते हैं। तो अपना जो है कि नंबर वगैरह जरूर सही से डालिएगा। और आंसर है जो है कि आप ज़रूर लिखिएगा, जो है कि सही लिखिए चाहे गलत लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। पहले वो लिखिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आता है, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आता है, लेकिन बना बनाई करिए। अब बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल जैसे कि हमारा पर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा जाता है कि मार विजय की कहानी बताते हुए कम से कम 5 पंक्तियों में एक प्रशंसात्मक लेख लिखिए। जिसमें यहाँ पर हमारे पर कहा जाता है कि मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध को प्रलोभन पर काबू करते हुए दिखाया गया है। और प्रस्तुत मार विजय के प्रसिद्ध चित्र में वातावरण को चित्रकार ने बड़े ही भयमय रूप में दिखाया गया है। इसमें एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्रित किया है जो खंबे के सहारे खड़ी है। उसको कोमल भाव भंगिमा बड़ी ही सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि मानो से राजदंड का आभास है। और चित्र में चित्रित अन्य नारियां भी भय में डूबी हुई है, जिनमें एक नारी तेज मुंडी की मुद्रा में है और दूसरी को मुंह छुपाए दिखाया गया है, जबकि तीसरी सोच की मुद्रा में खड़ी है। भगवान बुद्ध के करुणा के भाव स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। यह विशाल चित्र 12 फुट
ऊंचा 8 फीट चौड़ा है। तो ये हमारा मारविजय। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो चित्र है मारविजय का है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की विशेषताएं बताइए। कि एलिफेंटा त्रिमूर्ति यानी कि 3 देवों की मूर्ति, जिसे हम कह सकते हैं त्रिदेव, तो त्रिदेव की मूर्ति। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। और एलिफेंटा की जो गुफा है, त्रिमूर्ति है, ये कहाँ पर है हमारा पर महाराष्ट्र। और यहाँ पे हमारा पर बनता है कि सम्मुख भाग की मूर्ति का चेहरा संपूर्ण है, कि सामने से देखने पर जो हमें अपना जो है कि भगवान विष्णु का चेहरा नजर आता है, और एक तरफ ब्रह्मा जी का और एक तरफ अपना शिव जी का चेहरा नजर आता है। हाफ फेस, साइड फेस नजर आता है। और परंतु बाई तथा दाई और दिशाओं में मूर्तियों के चेहरे को प्रोफाइल में दिखाया गया है, यानी कि साइड फेस दिखाया गया है। इसमें शिव के 3 रूप, बाई दिशा में अघोरा रूप, दाई दिशा में वामदेव और मध्य दिशा में सदाशिव के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में हिंदू धर्मानुसार देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृष्टि संरक्षक विध्वंसक के रूप में इस प्रतिमा में शिव पर ही दर्शाए गए हैं। तो ये इस हिसाब से आपको लिखना है। और ये है कि पहले जो आपको पता है काफ़ी अच्छे से लिखिए, बाद में जो आपको नहीं पता है अंदाज़ा लगा कर उसको आपने ज़रूर करना है। राइटिंग का आपको जरूर ध्यान रखना है, और वर्ड लिमिट का भी जरूर आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आता है तो आप उसी में लगे हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन पर अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो ऐसे में क्या होगा, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचेगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जैसे कि यहाँ पे हमारा कहा जाता है, DP रायचौधरी की मूर्तिकला को चुनें और उसका वर्णन करें। समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में DP रायचौधरी का योगदान महत्वपूर्ण है। यद्यपि मुख्य रूप से वह मूर्तिकार थे, परंतु वह एक अच्छे चित्रकार भी थे, लेखक, संगीतकार भी थे, पहलवान भी थे। उनका यह विश्वास था कि कला को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। कला केवल कला रासकों को आनंद देने के लिए है। प्रारंभिक जीवन में अवनींद्रनाथ से कला शिक्षा लेने के बाद उन्होंने हिरण्मय रायचौधरी से मूर्तिकला की शिक्षा ली। और शर्म विजय उनकी एक व्याख्यात कलाकृति है। शर्म विजय यहाँ पर जो ट्रम्प ऑफ लेबर, तो इसके यहाँ पर दिखाई भी गया है DP रायचौधरी की, जिसमें अपना 4 लेबर है जो कि बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देख भी सकते हैं। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है, बीजापुर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, कि बीजापुर गोल गुंबद के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया है, किसने बनवाया है, इसका कार्यकाल क्या है। तो ये सवाल आपका बन सकता है, जिसमें यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि बीजापुर के गोल गुंबद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। इंडो इस्लामिक मतलब कि भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला में बनाया गया है, कि भारत और जो इस्लामिक दोनों की कला मिला जुला रूप जो बनता है उसको मिलाकर यहाँ पे हमारा बीजापुर का गोल गुंबद बनाया गया है। और ये गुंबद संसार के गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, कि जितनी भी गुंबद आकृति बनी है उनमें सबसे बड़ी अपने ये मानी जाती है। और गुंबद के 4 कोनों पर 8 भुजा वाली 4 मीनारें हैं, और जिनमें 7 मंजिलें हैं, और भवन के अंदर का क्षेत्र 1600 वर्ग मीटर है। इसका गुंबद अंदर से खोखला है और काफ़ी सादा भी है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी सजावट की गई है। खोखला गुंबद बनाने के लिए पत्थर या ईंटों की मजबूत जोड़ाई की गई है। मेहराब और गुंबद बनाने के लिए चूने और गारे के घोल का प्रयोग संतुलित रूप में काफ़ी अच्छे से किया गया है। और पर्शियन कारीगर ही ईंट तथा पत्थर के टुकड़ों को चूने से जोड़कर ऐसे गुंबद को बनाते थे कि जिससे उनमें काफ़ी मजबूती आती थी। एक अपना यह है कि इतने साल हो गए, इतने सालों बाद भी वो अभी तक टिके हुए हैं। पहले गुंबद बनाकर उस पर ठोस मिट्टी का मोटा लेवा प्लास्टर लगाया जाता है। फिर ऊपर वाली गुंबद बनाया जाता था। गोल गुंबद का निचला गुंबद गोल तथा ऊपर वाला गुंबद जो है संकीर्ण और नुकीला है। तो ये हमारा पर बीजापुर का गोल गुंबद, ये यहाँ पे हमारा पर जरूर सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा पर बीजापुर का जो गोल गुंबद है, जिससे यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो एक शासक थे हमारा पर जो है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, तो उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था, मतलब उन्होंने बनवाया था। और तो यहाँ पर अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि लगभग हमारे पास 1626 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1656 में इसका कार्य पूर्ण हो चुका था। और तो ये भी हमारा पर जरूरी सवाल बन जाता है। और इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे हमारा पहाड़ी लघु चित्र विधि, यहाँ पे हमारा पहाड़ी लघु चित्र विधि है क्या। तो लघु चित्र के लिए कागज, बांस के टुकड़ों, टाट के टुकड़ों, रुई, सन यानी कि तूल और आदि से हाथों से बनाया जाता था, और इसे सियालकोटी कागज कहते हैं। राजस्थानी लघु चित्रों की तरह इस कागजों को भी रेखांकन के पश्चात सफ़ेद रंग लाया जाता था, और सूखने के पश्चात चिकने गोल पत्थर से घुटाई करके सतह को चिकना किया जाता था।
फिर भूरे काले रंग से रेखाएं लगाई जाती थी। इसके बाद पृष्ठभूमि, आकृति, भवन आदि में रंग भरे जाते थे। फिर मोटी पतली रेखाएं बनाते हुए आकृतियों को भावपूर्ण बनाया जाता था। लघु लघु मतलब छोटी चित्रों की कई प्रतिलिपियाँ के लिए सैटिन यानी खाके का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारा पर पहाड़ी लघु चित्रण, यानी पहाड़ी मतलब कि जो अपना जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा यहाँ पर जो है कि हिमाचल है, हमारा पर जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो इन जगहों पर जो कला जो पनपी है उसे हम कहते हैं पहाड़ी लघु चित्रण। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला जो कि सवाल हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा पर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8 में यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि अमरनाथ ठाकुर तथा उनकी चित्रशैली पर संक्षिप्त लेख लिखे। तो अमरनाथ ठाकुर जो कि बहुत ही अच्छे चित्रकार थे और बंगाल स्कूल के जन्मदाता अमरनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 में हुआ। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त अमरनाथ ने अपना ही चित्रण विधि का आविष्कार किया कि उन्होंने दूसरी जो टेक्निक है वो उनको बहुत सीखी, लेकिन उन्होंने खुद की अपनी टेक्निक बनाई जिसे कहा गया वाश टेक्निक, यानी वाश तकनीक के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा एक बनाया गया जो चित्र है जो काफ़ी खास जो कि बनता है राधिका। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला जो कि सवाल हमारा बनता है अपना कबीर और रैदास। तो ये इतना खास है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो कबीर और रैदास का चित्र शाहजहाँ काल में दरबारी तथा व्यक्ति चित्र खूब बने। मुखाकृति रचना में केवल भाव अधिक होने के कारण पुरुष भी नारी की तरह नाजुक प्रतीत होता है। देहकृति के अंकन स्वाभाविक तथा कपड़े के अंकन में वास्तविक प्रकट होती है। शाहजहाँ के युग को हर कला के विकास के कारण सुनहरी युग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पर जो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ अपना कला प्रेमी था। शाहजहाँ को देवी चित्र बहुत पसंद थे। देवी चित्र मतलब सर के पीछे चमकता हुआ गोला। तो कुछ हिसाब से अपना शाहजहाँ को अपना चित्र भी पसंद थे और शाहजहाँ ने अपना चित्र को काफ़ी बढ़ावा भी दिया। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जैसे कि हमारा बनता है मेरुराग्नि। तो मेरुराग्नि में यहाँ पे हमारा बनता है कि मेरुराग्नि प्रस्तुत चित्र इस प्रेम कथा पर बनाए गए हैं। चित्रों में एक लघु चित्र है। चित्र के 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर एक तंबू के नीचे ढोला मारू को लाल कालीन पर बैठे हुए दिखाया गया है और दोनों आमने सामने पीछे लगे कनात का रंग लाल है। ऊपर ढका हुआ भाग पीला तथा नीली रेखाएं है। दोनों ओर 2 हरे भरे वृक्ष है। ढोला को अंगरखा पैजामा और पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। ढोला तलवार ढाल तथा कटार लिए हुए है और जमीन पर बाई और सुरा पात्र तथा दाई और पीकदान जिसका रंग सुनहरा है हुए हैं। तो ये हिसाब से हमारा अपन मेरुराग्नि इसमें दिखाया गया है, जिसे अपना ढोला मारू भी कहते हैं। हम अपना राजस्थान में बहुत फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा पर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है कि हैदराबाद शैली के चित्र का वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि सवाल घुमा फिरा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल को काफ़ी घुमाया फिराया जाता है, लेकिन आपको जो है अपना सवाल को पकड़ना है कि सवाल है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप हैदराबाद शैली के बारे में पूछा जाता है तो आपको मेन ये शब्द पकड़ना है कि हैदराबाद शैली, उसके बारे में फिर आपको जो पता है आप वो लिखिए। इस लघु चित्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य और अमीर खुसरो से सितार पर सूफी संगीत का आनंद ले रहे हैं। गुरुजी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे चौड़े सर पर सूफी टोपी तथा अपने आभा मंडल सहित वृक्ष के नीचे विराजमान है। शिष्य अमीर खुसरो काली दाढ़ी, पगड़ी, सूफी चोगे और सितार सहित अपने गुरु जी के सामने संगीत की मुद्रा में बैठकर उन्हें संगीत सुना रहे हैं। चित्र में प्राकृतिक चित्रण भी अपने सुंदर रूप में है। और आगे बढ़ते हैं हमारा पर अगला सवाल जैसे कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 12। और जल्दी यहाँ पे हमारा पर जो क्वेश्चन पे खत्म होने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है औपनिवेशिक प्रभावित एक चित्र शैली की पहचान कीजिए। तो अंग्रेज व्यापारी 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। अंग्रेजों के अतिरिक्त और कोई भारतीय व्यापारी भी भारत में आए थे। सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, उनके साथ में और भी आए थे, लेकिन वो भारत में वो टिक नहीं पाए। परंतु अंग्रेज धीरे धीरे सन 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात भारत के शासक बन बैठे। सन 1765 में इंग्लैंड के सामने सम्राट ने अंग्रेज संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राज्य कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षमता का प्रभाव न केवल पूर्वी भारत बल्कि संपूर्ण भारत फैल गया और अंग्रेजी शासन के प्रभाव में भारतीय कला और संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। और भारतीय कला और चित्रकला के पश्चिमी रीति के प्रभाव से नई कला
शैली का जन्म हुआ, जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि औपनिवेशिक कौन थे? अंग्रेज लोग थे जो भारत में आए। अब भारत में जो है कि आए तो उन्होंने उनकी भी अपना जो है कि चित्रकारी की कला थी जो भारतीय चित्रकारी के साथ जुड़ गई, और जिसे अपना हमें कह सकते हैं कंपनी शैली कह लो, पटना शैली कह लो, लगभग बात एक ही है। और यहाँ पे हमारा पर कंपनी शैली है। कंपनी शैली को अपना पटना शैली भी कहा जाता है, क्योंकि पटना ही वो जगह थी जहाँ पर इस कला को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है कि लोक कलाकार का अपने समाज में क्या योगदान है? तो लोक कलाकार का कला का घरेलू सामग्री एवं स्थानीय साधनों पर ही निर्भर रहा। चित्र में बारीक एवं सूक्ष्म रेखाएं खींचने के लिए बांस के पतले तिनके का प्रयोग किया गया। बड़े सुमेर भरने के लिए एवं मोटी रेखाएं खींचने के लिए वे वैसी बांस के तिनके के आगे कपड़े का एक टुकड़ा लपेट लेते थे। लोक चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिनको बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है, जैसे कि नारंगी रंग हर श्रृंगार के फूलों से बनता था। और उसके बाद हमारा पर अगला बनता है जैसे सवाल क्वेश्चन पर हमारा 14, जिसमें हमारा कहा जाता है कि भारतीय चित्रकला के एक नए प्रकार को प्रतिपादित करने में अमृता शेरगिल की भूमिका के मूल्यांकन करें। यानी कुल मिला के आपको अमृता शेरगिल के बारे में आपको बताना है वो किस तरह के वो कलाकार थे। तो यहाँ पे हमारा बनता है दुल्हन का श्रृंगार। अमृता शेरगिल का ये व्याख्या चित्र है जिसमें एक दुल्हन को अपना सजाया जा रहा है। उसको अपना जो है कि कोई एक स्त्री है जो उसके बाल बना रही है, कोई इसको मेहंदी लगा रही है, कोई हल्दी लगा रही है, कोई उसको फूल पहना रही है, कोई कुछ। तो एक वो इसमें अपना दिखाया गया है दुल्हन का श्रृंगार। तो अमृता शेरगिल के लो चाहे दुल्हन का श्रृंगार के लो, तो बात एक ही है, जिसमें 5 मानव आकृतियाँ है। इस चित्र में दुल्हन तथा उसकी सहचारियों के शरीर के रंगों का भेद चित्र के संयोजन को परिपूर्ण करता है। चित्र की पृष्ठभूमि में अमृता के मनपसंद धुंधले हरे रंगों के आगे बैंगनी, गुलाब, हरा, सफ़ेद तथा भूरे रंगों के में प्रयोग सुंदरता का बहुत बढ़ गई है। आमतौर पर अमृता अपनी कला में आत्मा के गहरेपन को अभिव्यक्त करती है। दुल्हन का श्रृंगार चित्र में छंदमयता कलाकृतियाँ ही हस्त मुद्रा में और काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो यहाँ पे हमारा पर हिसाब से आपको अपना लिखना है दुल्हन का श्रृंगार जैसे आपको दिखाया जा रहा है, बस आप वैसे लिख दीजिए। और यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करें 15 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में अपना जो है कि 2 नंबर के सवाल आते हैं, 1 नंबर के सवाल आते हैं, लेकिन लास्ट में 3 नंबर या 4 नंबर के सवाल आते हैं, क्योंकि कुल मिला के अपना जो है कि हमारे यहाँ पर 30 नंबर का पेपर होता है। 1.5 घंटे में आपको 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर 15 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है कि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय लोक कला की समीक्षा करें। कि साउथ इंडिया, तो भारतीय चित्र कला के प्राचीनतम चित्र दक्षिण भारत की गुफाओं में ही प्राप्त है, जिनका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर किसी न किसी प्रकार आज भी विद्यमान है। क्योंकि हमारे पास साउथ इंडिया में कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर बने हुए चित्र है आज भी है, जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत ही खास है। और 14वीं शताब्दी में राजनीतिक उथल पुथल का लाभ उठाकर दक्षिण भारत के अनेक प्रांतीय सामंतों ने अपने को अलग राज्यों के रूप में खड़ा कर लिया, जिनमें विजयनगर बहमनी राज्य प्रमुख थे, जहाँ दक्कन शैली की चित्रकला विकास हुआ और दक्षिण की सब शैलियों जैसे कि नगर शैली, विजयनगर शैली, बहमनी शैली, गोलकुंडा शैली आदि समकालीन, और जिनमें तंजौर के कलाकारों का चित्र की शैली अपना ही अलग स्थान रखती है। तो ये भी सवाल हो सकता है कि तंजौर शैली है क्या? और तंजौर शैली हमारा पर बाकी जो चित्रों के जैसे ही है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें रियल गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस डायमंड की जो कीमती रत्न होते हैं अपना वो इसमें पेस्ट किए जाते, चिपकाए जाते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और साथ में सोना चांदी हीरे जो भी है वो वैसे अपने महंगे होते हैं, तो जिस वजह से इस पेंटिंग की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये पेंटिंग बाकी पेंटिंग से अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पर हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा हिसाब से आपको आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट का आपको जरूर ध्यान रखना है, और बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट है वो सारे आपको प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामना है, और मैं आपसे किस तरह के पैसों की डिमांड नहीं करता, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।